सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन और ये पाइथन का हमारा लेक्चर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे पाइथन में कमेंट्स आउट कैसे करते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं और पाइथन का सिंटेक्स क्या है। साथ साथ हम जुपिटर नोटबुक पे अपना काम परफॉर्म करेंगे, साथ साथ जो हमने वेरिएबल सीखेंगे या फिर जो भी कमेंट्स आउट करेंगे साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे जुपिटर नोटबुक पे, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ साथ करने का यही मकसद है कि बिगनर से हम लोग आप लोगों को बिल्कुल एडवांस पे लेके जाएं, ताकि जो बिल्कुल कोडिंग से रिलेटेड जिनको सब्जेक्ट्स नहीं है उनके और वो सीखना चाहते हैं वो इजीली सीख सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। बेसिकली पाइथन का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पाइथन क्या है। पाइथन एक वर्सेटाइल और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि नोन है इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से और रीडेबिलिटी की वजह से, क्योंकि इसके अंदर सारे जो कमांड्स हैं वो इंग्लिश हैं। ये एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। बेसिकली इसमें जब हम जो भी कमांड्स देते हैं वो बेसिकली इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई अपनी लाइन प्रिंट करवानी है तो हम डायरेक्टली प्रिंट का वर्ड यूज़ करेंगे एंड ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमर्स में अपनी लाइन लिख देंगे, वो प्रिंट कर देगा। हमने इनपुट लेना यूजर से, डायरेक्ट हमने इनपुट का वर्ड यूज़ किया, उसका राउंड ब्रैकेट्स ओपन किए, इन्वर्टेड कॉमा में हमने अपने कमांड ली, वो यूजर से इनपुट ले लेगा। जबकि हम किसी और लैंग्वेज की एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि C++, तो हमें इनपुट लेने के लिए सी इन का फंक्शन यूज़ करना पड़ता था और अपनी बात को प्रिंट करवाने के लिए, अपनी लाइन को प्रिंट करवाने के लिए सी आउट का फंक्शन यूज़ करना पड़ता था। लेकिन पाइथन इस टाइम जो है यूजर फ्रेंडली है सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम इंग्लिश वर्ड्स यूज करके अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं और इसका सिंटेक्स याद करना भी इतना मुश्किल नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी एप्लीकेशन जो है वेब डेवलपमेंट में, डेटा एनालिसिस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सब चीज़ों में इसकी एप्लीकेशंस बहुत यूज होती हैं। बेसिकली पाइथन जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि पिछला जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करना सिखाया था। वो मैं आपका आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप उसको देख के जुपिटर नोटबुक डाउनलोड कर लें। उसके बाद हम साथ साथ उस ताकि आप जो काम करें वो उस पर परफॉर्म करें और अपना काम इजीली, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। सो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक ये है वेरिएबल्स इन पाइथन। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली पाइथन में वेरिएबल्स की डेफिनेशन बेसिकली ये होती है कि वो एक कंटेनर होता है किसी चीज़ को स्टोर करने में। यहाँ पे भी देखें लिखा हुआ है कि वेरिएबल जो है पाइथन में किसी चीज़ को, किसी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं ताकि वो रेफरेंस कर सकें या मैनिपुलेट कर सकें, कोई उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल असाइनमेंट। अब वेरिएबल असाइनमेंट का मतलब यह है कि हमने कोई वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, जैसे कि ए की वैल्यू हमने असाइन कर दी 5, तो यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू 5 यूज किया। ठीक है। वेरिएबल देखें यहाँ पे असाइनमेंट के लिए हमने a इज इक्वल टू 5 किया। इसका मतलब है कि हमने 5 की वैल्यू को हमने a की वैल्यू को हमने 5 की वैल्यू असाइन कर दी। मतलब जो हमारे पास हम a जो है वो हमारा वेरिएबल है, इक्वल्स टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और 5 जो है हमारी वैल्यू है हमारे वेरिएबल की। ठीक है। अब डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है? डायनेमिक टाइपिंग ये होती है कि वो डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकता है एट द सेम टाइम। सेम a की वेरिएबल डायनेमिक टाइपिंग अलाउ कर सकता है इन पाइथन, और दूसरी लैंग्वेज में इसका वो इतना स्कोप नहीं होता एज कम्पेयर टू पाइथन। अच्छा, वेरिएबल्स का जो स्कोप है इन द प्रोग्राम कैन बी रेफरेंस, ये पब्लिक एंड ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स पे आ जाएगा स्कोप, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं जो व्हाट आर वेरिएबल्स। इसमें देखें ये स्टोरेज के लिए बता रहा है कि हम लोग कंटेनर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएबल्स एक कंटेनर है टू स्टोर द डेटा और वैल्यू। ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम स्टोर कर सकते हैं। डायनेमिक होने का ये है कि अगर मैं x कॉलन y कॉमा जेड करूंगी, सॉरी x कॉमा y कॉमा जेड करूंगी एक ब्रैकेट में और आगे इक्वल्स टू के इसके अंदर वैल्यूज असाइन कर दूंगी, तो वो एक ही टाइम में कितने सारे वेरिएबल्स की वो टाइप्स रख रहा है। अच्छा, अब इसके फंडामेंटल्स वेरिएबल्स हैं जो वो है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग है। इसमें हम कोई डेटा मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने वेरिएबल्स पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन। हम डिक्लेयर कैसे करते हैं अपनी वेरिएबल्स को? अच्छा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डिक्लेयर क्या है, इनिशियलाइज क्या है। बेसिकली डिक्लेयर वो है कि हम जब अपने वेरिएबल को नेम करते हैं और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसका मतलब है डिक्लेयर करना। और जब हम अपने वेरिएबल का नेम तो बता देते हैं बट उस एट दैट टाइम हम उसकी वैल्यू नहीं असाइन करते उसको, तो उसका मतलब हमने इनिशियलाइज कर दिया। जब बाद में हम उसकी वैल्यू असाइन करते हैं तो वो डिक्लेयर करते हैं हम अपने वेरिएबल को। सो ये जो है हमारा डिक्लेयर हुआ वेरिएबल है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ x लिखा होता तो वो हमने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। ठीक है। तो इक्वल टू के ऑपरेटर से हम अपनी वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नेमिंग कन्वेंशन।
वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन पाइथन में बेसिकली ये है कि हम अपने नेम्स को, वेरिएबल नेम्स को डिस्क्रिप्टिव रखें, मीनिंगफुल रखें। जब हम हमारे पास 200 to 300 लाइन ऑफ कोड्स होता है तो हम अपने नेम्स को, वेरिएबल नेम्स को डिस्क्रिप्टिव रखते हैं, मीनिंगफुल रखते हैं। बेसिकली अगर मैंने अपना नाम किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो माई नेम से मैं अपने वेरिएबल, जैसे माई नेम, उसको मैंने डिक्लेयर किया और उसमें अपनी वैल्यू असाइन की, तो मैंने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवा के उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी है माई नेम, जैसे माई नेम इक्वल टू मुस्कान। सो ये मैंने अपने मीनिंगफुल लिखा। अगर यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू या मुस्कान लिख देती तो कोई और, या मैं भी कभी बाद में अपना कोड देखती तो मुझे भी सोचना पड़ता कि ये मैंने वेरिएबल नेम क्या रखा था, इसको मैंने कैसे यूज किया बाद में। सो अगर हम अपने वेरिएबल नेम को कोई डिस्क्रिप्टिव रखेंगे या मीनिंगफुल रखेंगे तो वो एक अच्छी हैबिट है, हमें वो करना चाहिए ताकि हम अपने कोड को अट्रैक्टिव कर सके, ताकि दूसरे यूजर भी उसे इजीली समझ सके। अच्छा, अवॉइड रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली क्या, प्रिंट का कमांड ले लें। जब हम अपने वेरिएबल्स, प्रिंट जो है वो एक लाइन ऑफ कमांड प्रिंट करता है। जब हम अपने वेरिएबल नेम प्रिंट करते हैं और इक्वल टू, अब मैं कोई फॉर एग्जांपल 5 लिख दूं, प्रिंट इज इक्वल टू 5। अब प्रिंट इज इक्वल टू 5 तो वो एरर दे देगा, रिजर्व वर्ड एरर। वो देगा कि पाइथन्स रिजर्व वर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। ये एक एरर वो देगा आपको। तो ये एरर वो इसलिए देता है क्योंकि हम वेरिएबल नेम जो है रिजर्व वर्ड्स नहीं रख सकते। पाइथन बेसिकली एक, पाइथन में जो प्रिंट का कमांड है वो बेसिकली एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हम प्रिंट इक्वल टू कोई वैल्यू असाइन कर देंगे उसको, तो वो एरर देगा कि प्रिंट का कमांड हैज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज हो सकता। इसको भी हम एक दफा जुपिटर नोटबुक पे प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ना हो ताकि। अच्छा, फॉलोइंग नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है कि 3 टाइप्स की नेमिंग कन्वेंशन होती है, स्नेक केस, कैमल केस एंड टाइटल केस। टाइटल केस को अपर केस भी कहा जाता है। अच्छा, स्नेक केस क्या होता है? जैसे यहाँ पे माई नेम एक ऐसा वेरिएबल में देखती हूँ माई नेम, तो माई नेम के दोनों जो माई है उसका भी जो वर्ड है उसके भी सारे अल्फाबेट्स स्मॉलर में हो और नेम के भी सारे स्मॉलर में हो और बीच में अंडरस्कोर हो, तो वो स्नेक केस होते हैं। यहाँ पे देखिए इस स्नेक के भी सारे अल्फाबेट्स स्मॉलर लेटर्स में और केस के भी, तो ये स्नेक केस इसको कहा जाता है। अगर मैं बात करूं टाइटल केस की, तो जैसे कोई नया वेरिएबल में हमारा कोई भी नया वर्ड यूज होगा जैसे माय नेम, तो इन टाइटल केस में माय की भी वो अल्फाबेट में माय का एम जो है कैपिटल होगा और नेम कैपिटल होगा, एन कैपिटल होगा नेम का। और अगर हम बात करें कैमल केस की, तो माय नेम में, अच्छा माय नेम में टाइटल केस में और कैमल केस में अंडरस्कोर यूज नहीं होता। सो अब कैमल केस में माई नेम जब लिखेंगे हम तो एम माई जो होगा स्मॉलर लेटर्स में होगा और नेम का एन कैपिटल होगा और बाकी अल्फाबेट स्मॉलर लेटर्स में होंगे। ये कैमल केस, टाइटल केस और वो स्नेक केस होता है। बेसिकली हम जुपिटर नोटबुक के होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हम अपने जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है उस सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे हमने न्यू पे जाके नोटबुक पे क्लिक करना है। जैसे हमारी नोटबुक ओपन होती है तो मेरे पास जो है पाइथन 3 का कर्नल डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से जाके डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लें अपना कर्नल, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे आएंगे तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखेंगे विदाउट डायनामिक टाइपिंग एंड विद डायनामिक टाइपिंग। सबसे पहले विदाउट डायनामिक टाइपिंग करेंगे। विदाउट डायनामिक टाइपिंग मैंने आपको पीछे थोड़ा सा नहीं समझाया, उसके लिए अभी यहाँ पे समझा रही हूँ विदाउट डायनामिक टाइपिंग और डायनामिक टाइपिंग में क्या फर्क है। बेसिकली जो पाइथन का कर्नल है, अब पहले आप विदाउट डायनामिक टाइपिंग देख लो, उसके बाद आपको ज्यादा समझने में इजी होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स और कॉलन से उसकी जो डेटा टाइप है इंटीजर सेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने उसको बताया कि इंटीजर टाइप का मैं वैल्यू उसको असाइन करूंगी वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल 5 किया, प्रिंट किया हमने एक्स। जब हमने यहाँ पे जाके रन किया तो उसने 5 प्रिंट कर दिया। फॉर एग्जांपल अब हम एक स्ट्रिंग के एग्जांपल ले लेते हैं, नेम। अब मैंने उसको कॉलन से उसकी जो वैल्यू है डेटा टाइप स्ट्रिंग बताई, बताने के बाद यहाँ से क्रॉस कर लूं, अच्छा स्ट्रिंग बताई और इक्वल्स टू मैंने हेलो कर दिया, एंटर। प्रिंट किया अपना कमांड नेम, जैसे इसको मैंने रन किया उसने मुझे हेलो दे दिया। ये तो हो गया विदाउट डायनेमिक टाइपिंग। हमने वेरिएबल खुद से बताया कि हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं अपने वेरिएबल को। उसको बताया कि हम इंट स्टोर कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, ये फ्लोट्स को स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, हमने सारा उसको बताया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं बताती, x इक्वल्स टू 5 एंटर, प्रिंट
एक्स, ठीक है, मैंने उसको नहीं बताया, सॉरी, सिंटेक्स के एरर्स बहुत आते हैं पाइथन में जब इसको मैंने रन किया। अच्छा यहाँ पे देखिए 5 प्रिंट हो गया, मैंने उसको ये नहीं बताया कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, उसने खुद ब खुद से उसको पता लगा कि ये भाई हमारा जो कमांड है ये इंटीजर है। अगर यहाँ पे मैं 5.0 कर देती तो उसको पता चल जाता ये हमारा फ्लोट है, वो खुद ब खुद से उसको पता चल जाता है कि ये कौन सा है। अगर हम उसको बताते हैं तो वो तो विदाउट डायनेमिक टाइपिंग है, बट उसका इंटेलिजेंट पाइथन का कर्नल इंटेलिजेंट होता है और वो खुद ब खुद पता उसको चल जाता है कि कौन सा जो वेरिएबल है उसको कौन सी वैल्यू असाइन हुई है, किस डेटा टाइप की वैल्यू असाइन हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग फिर नेम ये वाली अच्छा यहाँ पे हम लिखा, यहाँ से हमने इसको हटा दिया, जब हमने इसको प्रिंट करना है तब भी वो हमें एरर नहीं देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमने सीखा कि कोई भी एरर नहीं दे रहा, ये है डायनेमिक टाइपिंग और ये है विदाउट डायनेमिक टाइपिंग। विदाउट डायनेमिक टाइपिंग भी हमें बहुत यूज आती है, हर टाइम पाइथन हमारी हेल्प नहीं करता। विदाउट डायनेमिक टाइपिंग आगे जब हमारे लार्जर प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसमें हमें बहुत काम आएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास जो बेसिकली शॉर्ट्स प्रोग्राम होते हैं उसमें डायनेमिक टाइपिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि खुद ब खुद से उसका इंटेलिजेंट हमें उसको पता चल जाता है कि ये हमने कौन सा वेरिएबल में कौन सी वैल्यू असाइन किया है, कौन सी डेटा टाइप की असाइन किया बेसिकली। यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा ये भी सीख लेते हैं, कॉमेंट्स हमारा नेक्स्ट स्लाइड में था लेकिन यहाँ पे हम नेक्स्ट सीख लेते हैं। अगर कोई भी हमने वेरिएबल को जो भी बात हमने जो है रन नहीं करवानी, जो बेसिकली कॉमेंट्स होते हैं वो रन नहीं होते, रन टाइम पे वो रन नहीं होते। जो पाइथन में कमेंट्स हैं वो हैश से डिनोट किए जाते हैं। हैश के बाद जो उस लाइन में मैं जो भी लिखूंगी वो रन नहीं होगा हमारे कमांड में। हैश अब मैंने लिखा पाइथन फर्स्ट कोड, ये जो है जब मैं इसको रन करूंगी उसने कुछ भी रन नहीं किया, मतलब कुछ भी आंसर नहीं दिया। बेसिकली ये रन होता ही नहीं है, ये उसके लिए एम्प्टी सेल है। जो हमारा कर्नल है उसके लिए बिल्कुल ये एम्प्टी सेल है, इसको कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी है। ये सिर्फ हमारे लिए होता है कि जब हमारे पास 300 to 400 लाइन ऑफ कमांड होता है, कोड होता है, तो उसमें हमें कुछ समझने में मसला ना हो तो हम अपने कोड के ऊपर अपना कमेंट लिख देते हैं कि यहाँ पे हम बेसिकली ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कैमल नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, शिफ्ट हैश, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन हम देख रहे हैं। नेमिंग कन्वेंशन में देखें यहाँ पे कैमल केस आता है। कैमल केस क्या होता है? कैमल केस में पहले स्नेक केस से स्टार्ट करते हैं। स्नेक केस हमने स्लाइड में भी देखा था। स्नेक केस क्या होता है? फॉर एग्जांपल माय अंडरस्कोर, मैं वेरिएबल स्टोर कर रही हूँ माय नेम। ठीक है, इसमें मैंने दोनों वेरिएबल्स के जो फर्स्ट वर्ड है, वेरिएबल का जो फर्स्ट वर्ड है और सेकंड वर्ड है, दोनों के जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो दोनों स्मॉलर लेटर्स में है। ठीक है, यहाँ पे हम बता देते हैं ये है हमारा कैमल, स्नेक केस। ये हमारा हो गया स्नेक केस। यहाँ पे वेरिएबल में जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं सारे अल्फाबेट स्मॉलर लेटर्स में है। अब कैमल केस में क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड तो स्मॉलर ही होता है बट उसका जो सेकंड वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो वेरिएबल का जो फर्स्ट सेकंड वर्ड है ये कैपिटल है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? कैमल केस कहते हैं। तो शिफ्ट यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया कि ये कैमल केस है। अच्छा, अब होता है टाइटल केस या अपर केस। अपर केस जो होता है उसका हर अल्फाबेट हर वर्ड उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल शिफ्ट माय नेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए माय का भी पहला वर्ड पहला अल्फाबेट कैपिटल है और नेम का भी पहला अल्फाबेट कैपिटल है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा अपर केस या टाइटल केस। ये थी हमारी नेमिंग कन्वेंशन पाइथन में कैसे हमने कमेंट्स करने हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं और उसको कवर करते हैं। ठीक है, हम अपनी स्लाइड्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कमेंट्स को हम और एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें क्या क्या कवर। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे कमेंट्स आगे थोड़ा सा हमने जुपिटर नोटबुक पे देख लिया कि कमेंट्स को कैसे हमने यूज करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि कमेंट्स को क्यों यूज करते हैं। कमेंट्स जो है बेसिकली एसेंशियल होते हैं किसी जब हमने बहुत सारे लाइन ऑफ कोड होता है तो हमारे इजी के लिए हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हर इनके बाद या फिर जहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो तो उसके ऊपर हम लिख देते हैं कि हाँ यहाँ पे बेसिकली ये चीज परफॉर्म हो रही है, ताकि जब हम कुछ मंथ्स के बाद या कुछ ईयर्स के बाद अपना कोड दोबारा देखें तो जब हम उसका कमेंट को पढ़ें तो हमें क्लिक
कर जाए कि बेसिकली हमने इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, या फिर कोई जैसे सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ पर्सन मैं काम कर रहा हूँ तो और वहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा और मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया। जब नेक्स्ट मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, मैंने वहाँ पे कुछ कोड्स लिखे, लाइन ऑफ कोड जो मुझे पता थे, जब मैंने वहाँ से रिजाइन किया और किसी और पर्सन को वो प्रोजेक्ट मिला, उसने जब मेरा कोड देखा तो उसके लिए समझने में काफ़ी टाइम लगेगा कि बेसिकली उसने क्या क्या चीज़ें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किया। लेकिन अगर मैं उसमें कमेंट्स आउट कर दूंगी तो उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगा कि बेसिकली कैसे वो कमेंट्स आउट हो रहे हैं और कैसे उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं। ये इजीली अंडरस्टैंड कर देता कोड और ये डिबगिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो अब व्हाई यूज कमेंट्स, इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी। कमेंट्स जो है रीडेबिलिटी इंक्रीज करते हैं ताकि डेवलपर इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कोड को। वो एक्सप्लेन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को, जो भी हमने उसके अपने कोड में डिवाइड किए होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है हमारे कोड को। इसलिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है बेसिकली वो छोटे स्मॉलर टास्क में डिवाइड हो जाते हैं और कमेंट से हमें ये पता चल रहा होता है कि यहाँ पे बेसिकली हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है। डॉक्यूमेंटेशन में भी कमेंट्स बहुत रेफरेंसेस एज अ फ्यूचर रेफरेंसेस बहुत यूज होते हैं। ठीक है, अब हाउ टू राइट एन कमेंट इन पाइथन, तो वो हैश के साइन से बेसिकली हम कमेंट्स को लिखते हैं। कमेंट्स, अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिकली हम कमेंट्स को क्यों यूज करते हैं। एडिशनली जो है कमेंट्स जो है वो कॉन्साइज होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 to 3 लाइंस का कमेंट एक ऑपरेशन के लिए लिख दिया हो। बी वर्ड टू वर्ड आपने लिखना है, ज्यादा वो लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। ठीक है, तो ये इससे ये होता है आपका इनहेंस होता है रीडेबिलिटी और मेंटेन भी रहता है आपका कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सिंटेक्स पे। सिंटेक्स जो है बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है, रीडेबिलिटी करता है, ये एम्फसाइज करता है क्लीन एंड रीडेबल कोड। जो पाइथन का है ना वो उसमें इंडेंटेशन आपको बहुत देखने को मिलेंगी। वो हर ब्लॉक डेफिनेशन जैसे हर सेल में हम कुछ परफॉर्म कर देते हैं, इससे वो होता है कि कोड रीडेबिलिटी बहुत इनहेंस हो जाती है। कॉन्साइज कोड जो है वो हमें रीडेबिलिटी को इनहेंस करते हैं। और ये जो एक्सप्रेसिव होते हैं और कॉन्साइज होते हैं, यही बात होती है सिंपल क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट यूज करते हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि डेवलपर को इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए और ये पावरफुल एलिगेंट सोल्यूशन को कोड को डेवलप करने के लिए भी यूज होते हैं। पाइथन के सिंटेक्स में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हमने लूप थोड़ी नहीं, इफ कंडीशन लगाई और उसके इफ के बिल्कुल नीचे से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, इफ के थोड़े से आगे से हम उसको कमांड को बताएंगे कि इफ ये वाला हुआ तो ये वाली लाइन ऑफ कमांड यूज होगी। क्योंकि पाइथन में बेसिकली जो है जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ये वो यूज नहीं होते, तो वहां पे हमें इंडेंटेशन से बताना होता है कि ये इफ के जो इफ स्टेटमेंट है इसके जो लाइन ऑफ कोड है ये है और एल्स के यहाँ पे है। तो ये भी हम अभी जुपिटर नोटबुक में एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, स्कोप क्लियरिटी भी कहता है कि ये स्कोप का मतलब इफ का जो स्कोप है वो ये जो लाइन ऑफ कमांड्स है ये है, फंक्शन लूप्स और कंडीशन में यूज होता है। ये थोड़ा सा भी मैं समझा देती हूँ, बाकी आगे चल के इंडेंटेशन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। इंडेंटेशन के एरर्स बहुत आते हैं। अच्छा, इंडेंटेड कोड ब्लॉक्स आर यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ये कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस के इंस्टेड यूज होते हैं। ठीक है, सो अब हम अपने जुपिटर नोटबुक पे जाते हैं। यहाँ से हम आ गए अपने जुपिटर नोटबुक पे, तो यहाँ पे हमने नए सेल में गए, इसको हम पहले रन कर लेते हैं। ये रन जब तक हम ये एरर वैसे दे रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई डिक्लेयर नहीं किया। ये देता रहेगा जब हमने माय नेम को कोई डिफाइन नहीं किया ना, इक्वल टू 5 मतलब कोई वैल्यू असाइन नहीं की। बेसिकली वो कह रहा है कि कोई वैल्यू असाइन करें क्योंकि जो उसमें हमारे पास आता है, सॉरी पाइथन में इनिशियलाइज नहीं हो सकता कोड हमारा। ठीक है, जब आप इसको रन करेंगे तो एरर चला जाएगा। देखिए ये इनिशियलाइज हमने बता तो दिया लेकिन बेसिकली ये है क्या वो नहीं बताया, तो हमने जब तक इसकी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे वो हमें एरर देता रहेगा। सो अब यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे वो हमने एरर को निकाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हम नेक्स्ट सेल पे आते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं कि हमने कैसे अपने इफ इंडेंटेशन को समझते हैं। बेसिकली इंडेंटेशन में फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम इफ की। ठीक है, इफ स्टेटमेंट की मैंने एग्जांपल ली, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया एक्स जो है हमारे पास, अगर डबल एक्स जो है इक्वल होगा 5 के। ठीक है, अब कॉलन का मतलब इसके अंदर में लिख रही हूँ एंटर। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एक्स। ठीक है, मैंने उसको बताया कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट कर देना एक्स को, अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो एल्स प्रिंट करना एंड। प्रिंट एंड
ठीक है, जब इसको मैंने रन किया, एरर दिया, सॉरी, यहाँ पे भी जब ये रन किया तो उसने 5.0 प्रिंट कर दिया, क्योंकि 5.0 सही है प्रिंट करना, क्योंकि ये फ्लोट में दे रहा है, तो ये इसका बेसिकली 5 के इक्वल है, क्योंकि हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू ना होती तो ये एल्स स्टेटमेंट ये करता। अगर मैं इस कंडीशन में ये जो हमारे पास इसको इंडेंटेशन को हटा दूं तो वो एरर देगा इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन का एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इंडेंटेशन हटा दी। अभी देखिए इंडेंटेशन का एरर दे रहा है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम डायनामिकली हम डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल को, विदाउट डायनामिकली कैसे करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्या है, हम कमेंट आउट कैसे करते हैं, स्नेक केस, अपर केस, कैमल केस, टाइटल केस के बारे में सीखा। इंडेंटेशन एरर क्या होता है, अगर हमने इंडेंटेशन ना दिया तो एरर देगा, और अगर इंडेंटेशन दिया तो वो तब ही कोड को रन करेगा। ये बेसिकली आज के हमने थोड़े से ब्रीफ टॉपिक सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पाइथन के नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इस तरह हमारा बिगनर्स कोर्स एडवांस तक जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो आज के लिए